लीनियर मोमेंटम हमने इसे चैप्टर 3 में पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम के बारे में और अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहां पे पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स the external torque. In absence of external torque, उधर फोर्स का जिक्र है। लीनियर में लीनियर क्वांटिटी आएगी तो एंगुलर में एंगुलर क्वांटिटी आएगी। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system remains constant. Remains constant. टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता अगर बाहर से टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। कल पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम होता है L equals to I ओमेगा। यहाँ लिखेंगे L टोटल equals to L1 plus L2 plus dotted line equal कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कंडीशन यही है मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। वो कैसे मुमकिन है कि टार्क का इफेक्ट नहीं होता? बुनियादी तौर पे जो बेसिक चीज है वो यही है कि टार्क अगर इफेक्ट कर दे तो मोमेंटम चेंज हो जाना है, लेकिन पहले आपने कि लग ही नहीं रहा, अगर टार्क एक तो एंगल कांस्टेंट है, दूसरी ऑप्शन ये बात लग रहा है मगर उसका इफेक्ट नहीं है, यानी उसमें कोई एंगल तब्दीली एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? L1 की कांस्टेंट का मतलब L1 इक्वल्स टू L2। अब फार्मूला देखें तो I ओमेगा फार्मूला है, इसलिए यहां लिखेंगे I1 ओमेगा 1 equals to I2 ओमेगा किया I1 ओमेगा पहले दूसरा I2 जैसे चैप्टर 3 में लिखा हुआ टकराने से पहले मोमेंटम और यूनियन की बात तो नहीं हो रही है। ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड है, I1 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड और इनकी प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए ये प्रूव होगा। एग्जांपल स्टार्ट यूं होती है कि डाइवर स्टार्ट्स इट्स जंप। एक डाइवर अपने जंप को जब स्टार्ट करता है, डाइवर स्टार्ट्स इट्स जंप, जब उसने जंप को स्टार्ट करना है। अब डाइवर ने जंप किधर करना है और कैसे जाना है, तो सबसे पहले और ऊपर साइड पे मूवमेंट है, पहले ऊपर जाएगा, साइड पे पहुंच के फिर वो पानी की तरफ जंप करेगा,
ये बुनियादी वर्किंग है इस एग्जांपल। तो डाइवर स्टार्ट्स इट जंप, जब वो अपना जंप स्टार्ट करता है तो उसने हाइट गेन करनी है। तो डाइवर स्टार्ट्स इट जंप, हिज लेग्स एंड आर्म्स आर एक्सटेंडेड, ओपन होते हैं। अक्सर में जिसने भी हाइट गेन करनी है वो अपनी बॉडी को लूज करता है। कैसे लूज करता है? वो अपने बाजुओं को और टांगों को एक्सटेंड कर देता है ऐसे, जैसे आप किताब में साइड पे डायग्राम बनी। तो देखते हैं उसने जब हाइट गेन किया तो अपने बाजू ऐसे जैसे ये क्रिकेट में छक्का लगाते हैं, दोनों बाजू ऐसे उसने अपने बाजू को लिया। इसका फायदा ये होता है कि जब वो अपने लेग्स और आर्म्स को एक्सटेंड करता है तो बुनियादी तौर पे वो अपनी बॉडी को लूज करता है, वेट उसका कम करता है। जितना उसका बॉडी का वेट कम होगा वो हाइट गेन करेगा। देखें अगर बाजू और टांगों को वो एक्सटेंड करता है, डाइवर स्टार्ट्स हिज जंप, हिज लेग्स एंड आर्म्स आर एक्सटेंडेड, तो फिर उसका आई मान ग्रेटर है। वो आपने पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर या मास बढ़ या से गैप बढ़ रहा है, टांगों को गैप बढ़ा दिया, मास को कम करने की कोशिश की। तो आप देखें कि आर बढ़ रहा है, इसका आर बढ़ रहा है बेसिकली स्क्वायर में। तो जब आर बढ़ रहा है तो आई बढ़ेगा। तो जब उसने हाइट गेन करनी थी उसने अपनी बाजुओं को और टांगों को एक्सटेंड किया, तो उस वक्त आई मान ग्रेटर है। अब उसने हल्का सा बॉडी को टर्न दिया, हल्का सा बॉडी को टर्न दिया, स्लाइटली टर्न्स हिज बॉडी, स्लाइटली टर्न्स हिज बॉडी। तो वो थोड़ा ओमेगा 1 उसकी बहुत कम है, लेस है। आई 1 उसका ज्यादा है, ओमेगा 1 उसकी लेस है। जब उसने अपने लेग्स और आर्म्स को एक्सटेंड किया तो आई मान बढ़ गया, आई मान ग्रेटर हो गया। और उसने हल्का सा बॉडी को टर्न दिया तो ओमेगा 1 उसकी लेस है, ओमेगा 1 उसकी लेस है। अब आप गौर करते हैं, अब वो इस तरफ आ गया है, अब उसने पानी की तरफ आना है, वाटर की तरफ आना है। जब पानी की तरफ आना है तो वो जानबूझ के करतब दिखाने के लिए अपने टांगों और बाजों को जोड़ लेता है। जैसे बच्चा पैदा हो तो उसकी टांगे और बाजू जुड़े होते हैं, इस पोजीशन में लाता है और वो करतब दिखाने के लिए ऐसे करता है कि जब वो फॉल कर रहा था, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड फॉल या डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स फॉल, ड्यूरिंग इट्स फॉल he closes his arms and legs, वो अपने आर्म्स और लेग्स को क्लोज कर लेता है। ऐसा वो जानबूझ के करता है ताकि करतब दिखा सके। तो अपने फाल के दौरान ही क्लोजेस हिज आर्म्स एंड लेग्स, जब वो अपने आर्म्स और लेग्स को क्लोज कर लेता है, अपने आर्म्स और लेग्स को क्लोज कर लेता है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? आई 2 डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि आर कम हो गया। अगर एक्सटेंड करने पे आर बढ़ रहा था और आई बढ़ रहा था, अब बेटी उसने जब क्लोज किया लेग्स और आर्म्स को तो आर कम हुआ है, आर कम होने पे आई कम हो गया। तो आप तवज्जो दें, गौर करें, जब हाइट गेन की तो लेग्स और आर्म्स एक्सटेंड किए, रेडियस बढ़ गया, सेंटर ऑफ बॉडी से आई बढ़ गया, आई मान ग्रेटर था, हल्का सा बॉडी को टर्न दिया, ओमेगा 1 लेस। जब नीचे गिरने लगा तो अपने बाजू और टांगों को जोड़ लिया। जब वो अपने बाजू और टांगों को करीब लाया तो उस वक्त I2 कम हो गया, और I2 कम हो गया तो अब उसकी मजबूरी है कि वो रेडियस इंक्रीज करे।
ये उसकी मजबूरी ओमेगा बढ़ाए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम to satisfy law of conservation of angular momentum and to avoid from any damage. To satisfy law of conservation of angular momentum and to avoid from any damage. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सेटिस्फाई करने के लिए और किसी भी डैमेज से बचने के लिए ओमेगा 2 मस्ट बी ग्रेटर। ओमेगा 2 मस्ट बी ग्रेटर, ये मस्ट ग्रेटर होनी चाहिए। वजह क्या है देखें, फार्मूला था I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ये फार्मूला था। रेडियस पड़ा, आई उसकी ग्रेटर थी, लेकिन आपको याद है उस वक्त उसने हल्का सा बॉडी को टर्न किया तो ओमेगा 1 लेस था। तो जब उसने हाइट गेन की और बॉडी को टर्न किया, उसका I1 ग्रेटर था और ओमेगा 1 लेस थी। लेकिन अब क्या सिचुएशन, जब वापसी पे वो पानी की तरफ गिर रहा था, उसने जानबूझ के अपनी लेग्स और आर्म्स को क्लोज किया। इस लेग्स और आर्म को क्लोज करने से उसकी I2 लेस हो गई। अगर आप फार्मूले पे गौर करें, I1 ग्रेटर है, ओमेगा 1 लेस है, ये हाइट गेन करते हुए। अब I2 लेस थी जब वो फॉल कर रहा था, तो अब मजबूरी बन गई है कि ओमेगा 2 ग्रेटर, मजबूरी बन गई। क्योंकि अगर ओमेगा 2 ग्रेटर होगी तो प्रोडक्ट सेम होगी, प्रोडक्ट सेम होगी तो ये लॉ सेटिस्फाई होगा। इसलिए मैंने लिखा बात जब उसने हाइट गेन की तो I1 बढ़ गया। सपोज I1 5 है, सपोज अब उसने हल्का सा बॉडी को टर्न दिया, ओमेगा 1 2 है, आंसर बना 10। जब वो नीचे गिर रहा था, नीचे फॉल कर रहा था, उसने जानबूझ के अपनी लेग्स और आर्म्स को क्लोज किया ताकि वो कर्तव्य दिखा सके। जब उसने अपनी लेग्स और आर्म को क्लोज किया, I2 कम हो गया, 2 हो गया। अब 10 ये तभी आना है जब ओमेगा 2 अगर सब ओमेगा 2 ज्यादा नहीं करता तो क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, I1 ज्यादा था, ओमेगा 1 थोड़ी थी, आंसर 10 आया। I2 कम है, ओमेगा 2 अगर वो ज्यादा नहीं करता तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। फिर ये लॉ फॉलो नहीं होगा तो उसकी बॉडी को कोई डैमेज पहुंच सकता है गिरते हुए। तो फिर वो क्या करे? ओमेगा 2 बढ़ाए। ओमेगा 2 कैसे बढ़ाएगा? यानी उसने अपनी लेग्स और आर्म्स को यूं जोड़ लिया था, वो ओमेगा 2 कैसे बढ़ाए? एक ही सूरत में कि वो तेजी से कलाबाजी ले, तेजी से कलाबाजी लेगा। डायग्राम देखें किताब में, तेजी का सिर्फ एक मकसद कि ओमेगा 2 बढ़ जाए, और ओमेगा 2 बढ़े, दोनों की प्रोडक्ट 10-10 हो जाए और हम कहें ये लॉ यही आ रही है कि I1 ग्रेटर है, ओमेगा 1 लेस है।
और I2 लेस है तो ओमेगा 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। एक बात याद रखें, जहां I ग्रेटर होगा ओमेगा बड़ा होगा, और जहां I छोटा होगा वहां ओमेगा ग्रेटर होगा, तभी प्रोडक्ट सेम आएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, अर्थ का उसकी रीजन ये बताता है कि नो एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो यही बात समझाई कि जिसमें बाहर से टॉर्क ना लग रहा हो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, या जिसमें टॉर्क लग रहा हो पर उसका इफेक्ट ना हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो थ्योरी में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साफ जाहिर है उन्हें कोई समझ नहीं है, और लेट नाइट करते टॉपिक अगला भी खत्म हो जाता। ठीक है ना, 10:42-40 में क्लास होती है, आपकी मर्जी, आपको मैंने रिवाइज नहीं कराना ये टॉपिक। कोई एक साथ करेंगे हाफ एंड स्केल। अब आपने इसको रोटेशनल में तब्दील करना है, ये ट्रांसलेशनल, हम इसे रोटेशनल में तब्दील करना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। काफी दिनों से पढ़ते आ लीनियर है तो एल्फा रोटेशनल, एफ लीनियर है तो टॉर्क रोटेशनल, तो एस और थीटा, वी और ओमेगा, एफ और टॉर्क। यहां पे एम लीनियर है, एम तो आई रोटेशनल है, तो 1/2 मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब v को भी बदलना है, v को ओमेगा में बदलना है। वो कैसे? v होता है r ओमेगा, तो v स्क्वायर होगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दें। या फिर ऐसे करें, इस m को m रहने दें और अब लिखें r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब ज्यादा बेहतर, ताकि m r स्क्वायर को i लिख सके। आपको पता है अभी भी लिखा है i m r स्क्वायर होता है, तो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर में से सिर्फ v को ओमेगा में बदला, ये w नहीं है, ओमेगा, वी आर ओमेगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बन गया आई, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर कर लो इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। ट्रांसलेशनल में मैस आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, ट्रांसलेशनल में v का स्क्वायर आ रहा है, इसमें ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। अब आप हेडिंग दें फॉर डिस्क, डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फॉर डिस्क, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये आपने जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था उसमें लिखा था कि डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर होगा। इस 1/2 mr स्क्वायर पे हमने फाइंड करनी है रोटेशनल बार डिस्क। क्या फार्मूला है वैसे रोटेशनल का? रोटेशनल का फार्मूला है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल का फार्मूला है। यहां मैं डिस्क का आई पुट कर देता हूं, तो यहां मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ब्रैकेट में लिखा फॉर डिस्क, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ब्रैकेट में लिखा फॉर डिस्क 1/2 आई की जगह क्या आया? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
ये देखे मैंने आई की वैल्यू पुट की, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ इनटू हाफ 1/4 एम और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बोलते हैं। 1/4 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बार डिस्क 1/4 एम वी स्क्वायर। चेक कर ले, मैंने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर लिखा है। इसके बाद दूसरा आता है रिंग या हुक। रिंग या हुक का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, आप ऐडेंगे फॉर रिंग आर हुक। रिंग या हुक के लिए पहले तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। रिंग या हुक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर है एम आर स्क्वायर। ध्यान देना, आई बराबर है एम आर स्क्वायर। इसका कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर, और हुक का कितना है, एम आर स्क्वायर। यहां लिखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब मैंने रिंग की फाइंड करनी है तो उसकी आई की वैल्यू पुट करनी, तो आई की वैल्यू पुट की यहां पे लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुक, ब्रैकेट में लिखा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुक, ये इक्वल आई 1/2 आई की जगह एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह एम आर स्क्वायर लिखा 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, तो 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आप ये देखें कि हुक की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों सेम होती, सबकी ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर है सबकी, लेकिन हुक की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों हाफ एम वी स्क्वायर होती। डिस्क की ट्रांसलेशनल क्या होती है, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर है नहीं है, लेकिन डिस्क की रोटेशनल क्या होती है, 1/4 एम वी स्क्वायर होती है। इसी तरह आप स्फीयर की मेजर कर सकते हैं। अगर हम स्फीयर की मेजर करना चाहें, ऊपर हेडिंग देते हैं बार स्फीयर। बुक में वैसे 2 की मेजर की है, लेकिन एहतियातन वैसे प्रैक्टिस के दौर पर स्फीयर के लिए स्फीयर का आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये आई होता है उसका। आपने डिस्क का आई पढ़ा 1/2 एम आर स्क्वायर, आपने हुक का आई पढ़ा एम आर स्क्वायर, स्फीयर का आई है 2/5 एम आर स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां आई की वैल्यू पुट कर, तो रोटेशनल बार स्फीयर, रोटेशनल बार स्फीयर आ गई 1/2 into 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1/2 into 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो स्फीयर की रोटेशनल आ रही है 1/5 एम वी स्क्वायर, रोटेशनल फॉर स्फीयर। ये 2 नहीं 3 मेजर हो गई, रिंग या हुक की, स्फीयर की और डिस्क की। अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यू ऐसे है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, हाइट एज है ग्राउंड से। यहां से डिस्क स्फीयर और हुक बारी बारी करते हुए नीचे आए, तो जब वो हाइट से फॉल करती है डिस्क को, हुक को, स्फीयर, और जब हाइट से फॉल करती है तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक ट्रांसलेशनल और काइनेटिक रोटेशनल में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पे पहले डिस्क की बात करें, डिस्क की बात करें तो पोटेंशियल क्या है, mgh, सबको पता है पोटेंशियल यही
ट्रांसलेशनल क्या है, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है, लीनियर वाली, ट्रांसलेशनल वाली, ये तो सबकी यही। रोटेशनल वार डिस्क कितनी है वो निकाली है, वो लिखी हुई है रोटेशनल वार डिस्क, ये 1/4 mv² लिखी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 mv²। ये मैं डिस्क के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। एलसीएम देखो, पहले तो m कैंसिल कर, इधर से m कॉमन, इधर से m कॉमन, कैंसिल हो गया, GH बराबर है, एलसीएम 4 है, इधर आ रहा है 2v² प्लस v², 2v² प्लस v²। यहां से आपने v फाइंड करना है डिस्क का। v आ रहा है 4/3 gh√, स्पीड बार डिस्क आ रही है 4/3 gh√, स्पीड बार डिस्क। अब अगर आप हुक की फाइंड करना चाहते हैं, हुक की, आप हेडिंग देते हैं बार हुक। अब अगर मैंने हुक की स्पीड फाइंड करनी, स्पीड बार हुक, तो वो बनती है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब mgh इक्वल्स टू हुक की ट्रांसलेशनल तो हाफ एम वी स्क्वायर सब की है, लेकिन हुक की रोटेशनल भी यही रहेगी। आप देख रहे हैं हुक की रोटेशनल क्या है, हुक की रोटेशनल हाफ एम वी स्क्वायर ही आई थी, तो mgh बराबर है हाफ प्लस हाफ, 1 हो गया mv², m से m कैंसिल हो गया, v बराबर है gh√, ये स्पीड बार हुक आ रही, v बराबर है gh√, स्पीड बार हुक आ रही। दोबारा देखें इसको, दोबारा यहां से शुरू कर रहा हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ट्रांसलेशनल का फार्मूला क्या है, सबका हाफ एम वी स्क्वायर है, सीधी लाइन में। रोटेशनल का कैसे आएगा, v को r ओमेगा लिखा, v² की जगह r² ओमेगा स्क्वायर आया और mr² आई बन गया, तो रोटेशनल बनी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल बन गई। अब आपने कहा कि डिस्क के लिए रोटेशनल क्या है, डिस्क का आई था हाफ mr², वो पुट किया, तो डिस्क की रोटेशनल आ गई 1/4 mv²। हुक की रोटेशनल क्या है, क्योंकि उसका आई mr² था, उसकी रोटेशनल वही आई जो ट्रांसलेशनल है, हाफ mv²। स्फीयर की क्या है, स्फीयर का आई 2/5 mr² है, उससे फाइंड की तो उसकी रोटेशनल 1/5 mv² आई। अब आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, हाइट एज बनाया, और उस इंक्लाइंड प्लेन से डिस्क को नीचे गिराया, हुक को नीचे गिराया और ग्राउंड के नजदीक उनकी स्पीड बताई। जब आप डिस्क को नीचे गिराते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाती है दो तरह की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जमा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। क्योंकि नीचे आते हुए एक तो सीधी लाइन में आना है, दूसरा रोटेट करते हुए नीचे आना। मैंने मिसाल दी जैसे ट्रक से ड्रम गिर रहा होता, अब पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ mv², डिस्क की रोटेशनल 1/4 mv², m कॉमन लेके कैंसिल किया, स्पीड बार डिस्क आई 4/3 gh√। अब आ जाए हुक पे, हुक की पोटेंशियल सबकी mgh, ट्रांसलेशनल सबकी हाफ mv², हुक की रोटेशनल भी हाफ mv², हुक की रोटेशनल भी हाफ mv², हाफ प्लस हाफ 1 mv², m से m कैंसिल, स्पीड बार हुक आ गई gh√। तो पहले स्पीड बार डिस्क में ये लिखी, अब स्पीड बार हुक में ये gh√। तो इससे आइडिया लगाइए कि अगर मैं स्फीयर की स्पीड फाइंड करता हूं तो स्फीयर के लिए क्या होगा, स्फीयर के लिए होगा पोटेंशियल mgh, ट्रांसलेशनल हाफ mv² सबकी। स्फीयर की रोटेशनल क्या है,
स्फीयर की रोटेशनल है, स्फीयर की रोटेशनल 1/5 m² तो m कट गया, G बराबर है LCM 10 5v² प्लस v², 5v² प्लस 2v², तो G 10 इधर आ गया 7v², तो v आ रहा है 10/7 G अंडर रूट। ये स्पीड बार स्फीयर आई, तो बुक में स्फीयर की ना स्पीड फाइंड की है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, रोटेशनल सर। तो ये एक स्टेप इजाफी इसीलिए किया है, एमसीक्यू में पूछते। तो अब आप देखेंगे मेन टॉपिक 3 थ्योरी के हैं जो हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कल आपको बताऊंगा कि 4 के सेकंड हाफ का टेस्ट कब होना है, 4 के सेकंड हाफ। भाई अब हम करीब हैं खत्म करने की, हमारी कोशिश पूरी है मेरी कि इंशाल्लाह छठा शुरू हो जाएगी इसकी छुट्टियों से पहले, और ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है छठा शुरू हो जाए। और मैंने आपसे कहा है कि बार बार मैं कह रहा हूं अगस्त के एंड पे मैं 9वां पढ़ा रहा हूं, प्लीज रेगुलर रहें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, आप पछताएंगे। क्यों पछताएंगे कि आपने किसी भी जगह, कोई एकेडमी तो ओपन नहीं है, तो किसी भी जगह आपने 8-9 चैप्टर कोई एक दफा बंदा गो थ्रू हो जाए, कुछ ना कुछ समझ ले, कुछ ना कुछ टेस्ट दे ले, तो आइडिया हो जाता है भाई ये और फिर आगे फायदा होगा। लेकिन गो थ्रू होंगे तो तभी ना, आप किसी ने पहले 2 चैप्टर नहीं लेट ज्वाइन किया, ठीक है वो तो करा दें। अब जो आ रहे हैं वो तो रेगुलर आएंगे, ताकि चैप्टर मिस होते क्या चीजें मिस होती जाएंगी, फिर कैसे 9 तक फायदा हो। इस फायदे को 15 सितंबर से कॉलेज कह रहे हैं पूरे, तो भाई 15 से पहले 10 को 11 चैप्टर पूरे होंगे, ये कन्फर्म है। और उसके बाद आप जो मर्जी फिर दोबारा पढ़े, शुरू से पढ़े, कम से कम 4 दफा रिवीजन करेंगे तो किताब बेहतर होगी।